हेलो और नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों को और अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज हम एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब से छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें जो प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न देखेंगे। प्राचीन इतिहास से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से, बट फिर भी हमें जानकारी में होना चाहिए कि विगत वर्षों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और अ, इस वीडियो में हम पाषाण काल से लेकर जैन धर्म तक जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एक साथ कवर करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास। ठीक है, और पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो है पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल से पहला प्रश्न है, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर आयोग ने राजनांदगांव लिया हुआ है ना, किंतु चितवा डोंगरी जो है ये आज की डेट में बालोद जिले में आता है। ठीक है, बालोद। ठीक, बालोद जिला। देखिए, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन में लिखने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं सारी चीजों को लिख तो नहीं सकती हूँ, बट मैं जो बोलती हूँ है ना वो आप याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अ, याद रखने वाला जो जिला है वो बालोद, लेकिन आयोग ने उत्तर लिया है राजनांदगांव। ऑप्शन में आपको चितवा डोंगरी के साथ बालोद जिला भी देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो आप बालोद जिला ही लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है राजनांदगांव। वर्तमान में चितवा डोंगरी की गुफाएं बालोद के डोंडी तहसील में स्थित है, जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा की खोज भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अभी हमने व्याख्या में देखा, इसका उत्तर हो जाएगा भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। तो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है सिंघनपुर, और सिंघनपुर कहाँ पे है? तो रायगढ़ में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण युग के जो औजार प्राप्त हुए हैं वो सिंघनपुर से। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रश्न हमें पढ़ना जरूरी है। मैंने थोड़ी सी गलती करी, आप ऐसी गलती ना करें, है ना। पूरे प्रश्न आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो पूरे प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पे जिले दिए हुए हैं और पूछा गया है, पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों का क्रम निम्न कूट के आधार पर निर्धारित कीजिए। चलिए देखते हैं। पहले नंबर पे तो आपको ये दिख रहा है सिंघनपुर जिला, है ना, पूर्व पाषाण युग का वो है, पुरातात्विक स्थल है। इसके बाद आपको कबरा पहाड़ देखने को मिलेगा, मध्य पाषाण काल। फिर उत्तर पाषाण काल में आपको धनपुर देखने को मिलेगा, और फिर चौथे नंबर पे आपको अर्जुनी, जो नवपाषाण युग का है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व पाषाण युग में सिंघनपुर जिला रायगढ़, मध्य पाषाण युग में कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, उत्तर पाषाण युग धनपुर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही और नव पाषाण युग अर्जुनी जिला दुर्ग। अगला है रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। तो रायगढ़ जिला का सिंघनपुर गुफा जो है वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं व्याख्या। रायगढ़ जिले के सिंघनपुर गुफा छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा मानी जाती है। यह चवरढार पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है ना, ये भी याद रखिएगा तथ्य। वहीं गेरवे रंग से चित्रित शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। गेरुआ रंग, ये भी याद रखिएगा। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले शैलचित्र मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देती है। तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। चवरढाल पहाड़ी पर स्थित शैलचित्र का स्थान कौन सा है? तो इसका अभी हमने उत्तर देखा, सिंघनपुर, सिंघनपुर गुफा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये भी हमने पढ़ा है, रायगढ़ जिला प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र सर्वाधिक किस जिले में है? तो इसका उत्तर भी आप याद रखिएगा, उत्तर है रायगढ़ जिला। अगला प्रश्न देखते हैं। पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? तो पाषाण स्मारक धनौरा से संबंधित है। वहाँ स्मारक वहाँ बनाए गए हैं, प्राचीन कालीन स्मारक है वहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पाषाण युग के औजार हमें कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मल्हार से मिलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो ये दोनों स्थल जो हैं ये रायगढ़ जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है पिछले प्रश्न का। ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल ओंगना और भैंसगढ़ी रायगढ़ जिले में स्थित है, जहां से शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। रायगढ़ के शैल चित्रों से संबंधित अन्य स्थल हैं सिंघनपुर गुफा, कबरा पहाड़, कर्मागढ़, बसनाझर, लेखाभाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा आदि। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थल हैं जो यहाँ पे लिखे नहीं हैं, लेकिन आगे आगे जैसे कुछ प्रश्न बनते हैं तो वहां पे मैं है ना एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहिर या पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है? आप इसका उत्तर याद रखिएगा, करकाभाट। करकाभाट कहाँ पे है जी? तो ये बालोद जिले में है करकाभाट। और यहाँ पे है ना, मेनहिर का मतलब क्या होता है? मेनहिर पाषाण स्तंभ तो है, तो ये किस तरह का पाषाण स्तंभ है जो इस तरह से ना स्तंभ को
क्रम से लगा दिया गया है इस तरह से, है ना, क्रमानुगत रखा जाता है इन बड़े बड़े पत्थरों को। ठीक है, तो ये मेनहिर का मतलब क्रमानुगत जमाया हुआ पाषाण स्तंभ है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में ताम्र लौह युगीन पाषाण स्तंभ मेनहिर के साक्ष्य करकाभाट, अर्जुनी, ताम्र कलश और करही भदर सोरर जो बालोद में है, चिरचारी एवं गढ़ धनोरा जो कोंडागांव से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए सिंघनपुर की गुफा प्रसिद्ध है, और सिंघनपुर की गुफा कहाँ पे है? रायगढ़ में। सिंघनपुर गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है, जो पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है, जो चवरढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। इसकी खोज 1910 में एंडरसन ने की थी। इन गुफाओं में चित्रित शैलाश्रय गेरुए रंग से चित्रित हैं। वहीं यहाँ पे पाए जाने वाले शैल चित्र मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दृश्यमान है। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र सर्वाधिक प्राचीन है, अर्थात यह छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। सामान्य क्वेश्चन है, और है ना, इस तरह के प्रश्न हमने पहले भी किए हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? इसका उत्तर भी आपको याद होगा, रायगढ़। प्रसिद्ध कबरा पहाड़ की गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है, जो पूर्व ऐतिहासिक या पाषाणकालीन गुफा या शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा में सर्वाधिक शैल चित्र हैं, जो लाल रंग से चित्रित किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों की सदृश दिखती है? इसका उत्तर है सिंघनपुर की गुफाएं। चलिए बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा टेंगना। ठीक है, और टेंगना जी रायगढ़ में है ना, रायगढ़ जिले में है, और यहाँ पे महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्र स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले में नहीं है। तो रायगढ़ जिले में अमर गुफा भी है, बसनाझर भी है, और बेनीपाट भी है। मटनार जो है जी, ये बस्तर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मटनार, जो बस्तर जिले में है। अगला व्याख्या दिया हुआ है, सिंघनपुर गुफा रायगढ़ जिले में स्थित प्राचीन शैलाश्रय हैं। उन पे कहाँ कहाँ पे है रायगढ़ जिले में? सिंघनपुर की गुफा, छापा मारा, गीधा, भंवरखोल, अमर गुफा, सोनबरसा, कर्मागढ़, बसनाझर, बेनीपाट, लिखामाड़ा, बोतलदा इत्यादि। और नोट में यहाँ पे दिया हुआ है मटनार
बस्तर जिले में स्थित पाषाणकालीन स्थल है। चलिए अगला देखते हैं। बसनाझर प्रसिद्ध है। तो बसनाझर शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। ये लोड होने में बहुत टाइम लग रहा है जी। अगला हम देखेंगे रामायण काल से संबंधित प्रश्न। चलिए प्रश्न है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रामायण काल में हम छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जानते रहे हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर भी हो जाएगा दक्षिण कोसल। और भाषा क्या थी जी? कोसली। ठीक है। छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोसल। ऐसे प्रश्नों पे हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे, है ना, वन लाइनर फैक्ट है। महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है? तो महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख दंडकारण्य के नाम से किया गया है। बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? इसका उत्तर है दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? इसका उत्तर है कोसली। कोसली भाषा में बात की जाती थी पहले, प्राचीन काल में। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है? इसका उत्तर है दक्षिण कोसली। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? जो तुरतुरिया है जी, ये ऋषि वाल्मीकि से संबंधित है। और ऐसा माना जाता है कि वो तुरतुरिया जो है वहां पे लव कुश की जन्म स्थली है वो। ठीक है। और देखते हैं हम अगला प्रश्न। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि से संबंधित आश्रम है जो बलौदाबाजार जिले के बारनवा पारा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। और जनश्रुति के अनुसार यह लव कुश की जन्मस्थली मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राम वनगमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, शिवरी नारायण। यहाँ पे मतंग ऋषि का आश्रम है। ठीक है। अगला है, यहाँ पे आश्रम और उनके स्थान दिए हुए हैं जो प्रसिद्ध हैं। वशिष्ठ ऋषि आश्रम जो है वो रामगढ़ में है। मतंग ऋषि आश्रम जो शिवरी नारायण में है। अत्रि मुनि का आश्रम सीतामढ़ी में है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे मैच द कॉलम है, सही मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। लव कुश की लव कुश का जन्म हुआ था तुरतुरिया में। श्री 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 राम द्वारा भूदेवी की पूजा, ये हो जाएगा रामाराम। लोमश ऋषि का आश्रम हो जाएगा
सीतामढ़ी, और अत्रि मुनि, नहीं नहीं नहीं, लोमस ऋषि का आश्रम हो जाएगा राजिम, ठीक है, और अत्रि मुनि का आश्रम हो जाएगा सीतामढ़ी। अभी अभी देखा था हमने व्याख्या में। तो 3, नहीं नहीं, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। लव कुश का जन्म हुआ था तुरतुरिया में। श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा हुई थी रामाराम सुकमा में। और लोमश ऋषि का आश्रम जो है वो राजिम में है, और अत्रि मुनि का आश्रम जो है वो सीतामढ़ी में है। चलिए बढ़ते हैं। शबरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो शबरी मंदिर जो है ये शिवरी नारायण में स्थित है, ठीक है, शिवरी नारायण में स्थित है। देखिए यहाँ पे व्याख्या लिया हुआ है। ईंट निर्मित शबरी मंदिर खरौद, जो जांजगीर चांपा में स्थित है, जो केंद्र संरक्षित स्मारकों में शामिल है। जबकि माता शबरी का आश्रम जो शिवरी नारायण में स्थित है, जहां भगवान राम ने माता शबरी को जूठे भेर खिलाए थे। तो आप याद रखिएगा, जो शबरी मंदिर है वो खरौद में है, जांजगीर चांपा जिले में, और जो माता शबरी का आश्रम है ना, वो शिवरी नारायण में है, जहां पे भगवान राम ने माता शबरी को जूठे बेर खिलाए थे। चलिए अगला देखते हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर शबरी के जूठे बेर खाए थे? इसका उत्तर है शिवरी नारायण। कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है चंदखुरी, जो रायपुर के पास है ना। और 2021 में 2000 2021 में इसका क्या कहना चाहिए, इसका जीर्णोद्धार कह सकते हैं, या जो जो टूटा फूटा था उसको सही कराया गया था भूपेश बघेल सरकार के द्वारा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। प्रदेश में कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में स्थित है, जिसे श्री राम वनगमन पथ के प्रथम चरण के 9 स्थलों में विकसित करने हेतु शामिल किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1973 में कराया गया था। 1973 में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन उससे पहले भी ये 8वीं सदी में इसका निर्माण हो चुका था, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में हो चुका था, है ना। फिर 1973 में इसका निर्माण मतलब जो पूरा नहीं हुआ था वो भी कराया गया, और जीर्णोद्धार भी 1973 में कराया गया। इसके बाद फिर से इस मंदिर को रेनोवेट कराया गया 2021 में, ठीक है। और ये आप अगर रायपुर में रहते होंगे तो आपने देखा होगा, ये मंदिर काफी खूबसूरत है। और इसकी जो याद रखने योग्य बात और इसमें एक है कि ये 912 फीट इसकी ऊंचाई है, 912 फीट। बाई चांस, है ना, प्रश्न को अगर थोड़ा और कठिन पूछा जाए तो इसके बारे में फिर देखेंगे, है ना। 912 फीट इसकी ऊंचाई है। कुछ भी पूछ सकता है जी, भरोसा नहीं है आयोग का। चलिए बढ़ते हैं। वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरचौका। और हरचौका कहाँ है? तो आज की डेट में ये एमसीबी डिस्ट्रिक्ट में आता है। पुराने प्रश्न अगर आप देखेंगे तो पुराने प्रश्नों में कोरिया जिला लिखा हुआ था, क्योंकि उस वक्त नहीं नहीं बना था ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। बट अब जो ये हरचौका है ये एमसीबी जिले में आता है। इसका उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
हर चौका। यहाँ दिया हुआ है व्याख्या। शोध के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल में लगभग 10 वर्ष दंडक वन यानी कि छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए थे। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले यानी कि पूर्व में कोरिया में प्रवेश किए। जहां उनका प्रथम चरण स्पर्श था वो सीतामढ़ी हरचौका में हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में किस जिले से प्रवेश किया था? देखिए ये 2021 का प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कोरिया, है ना, किंतु अब अभी वर्तमान में इसका उत्तर आप याद रखिएगा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी रामायण शोध ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा मन्नूलाल यादव। अगला देखते हैं। यहाँ पे राम वनगमन पथ के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है। घोषणा हुई थी 22 नवंबर 2019। इसका शुभारंभ हुआ था 7 से 9 अक्टूबर 2021 से। प्रथम चरण में 10 चरण प्रथम चरण चयनित स्थल जो है वो 10 थे और द्वितीय चरण में 42। इसकी कुल लंबाई है, ये भी याद रखिएगा, 2260 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ के कितने स्थलों से गुजरे, है ना, तो 75 स्थल ऐसे थे जो श्री राम द्वारा गुजरे गए। मन्नूलाल यादव दंडकारण्य रामायण में इसका आधार लिया गया है और डॉक्टर हेमू यदु से छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ, है ना, ये इसका आधार लिया गया है, इस रामगमन पथ का। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 2260 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं? ये इसका उत्तर यहाँ पे व्यापम ने 9 लिया है, किंतु वर्तमान में आप याद रखिएगा 10 राम वनगमन पथ है। और जो 10वां है वो मुकुंदपुर नगरी, है ना, धमतरी जिला, मुकुंदपुर नगरी धमतरी जिला। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन पथ के अंतर्गत कितने स्थलों को चिन्हांकित या चिन्हित किया है? इसका उत्तर है 75। चलिए बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे महाभारत काल से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैह वंशीय राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। तो ये तो सही है, मतलब हमें पूछा क्या गया है, नहीं है, हाँ, तो ये तो सही है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था। तो ये सही है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। ये गलत है, क्योंकि इसका समाधान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। ठीक है। मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था। तो ये भी सही है। आपको पूछा गया है क्या सत्य नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, क्योंकि इसका समाधान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था और सहायता के लिए यमराज को शेर बनाकर ले जाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं।
प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो जो राजा मोरध्वज थे वो आरंग से भी संबंधित थे और रतनपुर से भी संबंधित थे। ये दोनों राज्य उनका अ, अ, इनके संबंध में था, मतलब इनके अंडर में था आरंग और रतनपुर। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज की राजधानी रतनपुर थी। तत्समय उस समय मणिपुर और रत्नावलीपुरी के नाम से रतनपुर को जाना जाता था। उनके पुत्र ताम्रध्वज ने भी उसी क्षेत्र पर शासन किया, किंतु इन दोनों का संबंध रतनपुर और आरंग दोनों स्थलों से था। ठीक है, अगला देखते हैं। महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? उत्तर है रतनपुर। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये भी 2016 और 2015 का प्रश्न है। उस वक्त सक्ती जिला नहीं बना था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको जांजगीर चांपा दिख रहा है, किंतु अब इसका उत्तर होगा सक्ती जिला, है ना? सक्ती, सक्ती, गुंजी, गुंजी, सक्ती जिला, गुंजी दमोदरा, दमोदरा कहती हूँ, सक्ती जो है, हाँ मतलब गुंजी और दमोदरा ये नामक जो जगह है सक्ती में, वहां पे तीर्थ ऋषभ तीर्थ है। ठीक है, याद रखिएगा। ये लिखने के चक्कर में ना मेरा माइंड गोल हो जा रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, मणिपुर महाभारत में उल्लिखित एक राज्य है। आधुनिक छत्तीसगढ़ का यह कौन सा स्थान मणिपुर राज्य था? तो मणिपुर को हम रतनपुर को हम पहले मणिपुर के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे बौद्ध काल से। ठीक है, प्रश्न है, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? तो इसका उत्तर है भगवान बुद्ध की। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? तो ये है इसका उत्तर अवदान शतक। ठीक है, ये अवदान शतक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना? चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली है? तो इसका उत्तर है सिरपुर, क्योंकि सिरपुर जो है ये काफी प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म के लिए, और भगवान बुद्ध यहाँ पे बहुत टाइम तक रहे हैं, है ना, सिरपुर में। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है सिरपुर। भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है? तो भोंगापाल जी बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है, और भोंगापाल कहाँ पे है? तो ये कोंडागांव जिले में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बस्तर के निम्नलिखित में से किस स्थान पे बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है भोंगापाल। तो ये 2022 का प्रश्न है CGPSC AMO का, है ना? यहाँ पे बस्तर लिखा हुआ है, किंतु आप कंफ्यूज ना हो, है ना? यहाँ पे भोंगापाल जो है वो कोंडागांव जिले में आता है। मल्हार क्यों प्रसिद्ध है? मल्हार जी विष्णु प्रतिमा के लिए भी प्रसिद्ध है, जैन प्रतिमा के लिए भी प्रसिद्ध है, और बौद्ध प्रतिमा के लिए भी प्रसिद्ध है। इस कारण से ये प्रश्न विलोपित किया गया है ना? मल्हार बिलासपुर जिले में स्थित
प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा, शिव प्रतिमा के साथ ही बौद्ध एवं जैन मंदिरों के अवशेष एवं प्रतिमाएं भी प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों और मठों के स्मारक हैं? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, सिरपुर। ठीक है जी। अगला हम देखेंगे जैन धर्म से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, भांडल देउल मंदिर, भांडल देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आप उत्तर याद रखिएगा, रायपुर आरंग में। भांडल देउल जो मंदिर है, जैन मंदिर, वो आरंग में है, रायपुर जिले के। आरंग को छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भांडल देव का जैन मंदिर स्थित है, जहाँ जैन तीर्थंकर अजीतनाथ महावीर स्वामी श्रेयांश की मूर्तियां स्थापित है। अगला देखते हैं, पुरातात्विक महत्व का भांडल देव जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर है आरंग। अगला प्रश्न है, आरंग का भांडल देउल या भांडदेव निम्न में से किस श्रेणी का मंदिर है? इसका उत्तर है जैन मंदिर है। अगला प्रश्न, ग्राम नगपुरा में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, पार्श्वनाथ। तो इसका उत्तर पार्श्वनाथ है। अब इसका एक और उपनाम है जी, उवसघर, ऐसा कुछ नाम है, उवसघर पार्श्व। तो इस तरह का भी उपनाम से भी कभी कभी है ना प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उवसघर पार्श्व ऐसा नाम है। और ये जो नगपुरा है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दुर्ग जिले में स्थित है। यहाँ पे महोत्सव भी होता है, नगपुरा महोत्सव। ठीक, यहाँ पे वो दिया हुआ है व्याख्या, दुर्ग के नगपुरा ग्राम में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। यह मंदिर प्राकृतिक दृश्यों के मध्य शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नगपुरा महोत्सव आयोजन होता है। दुर्ग जिले के नगपुरा नामक गांव में खालिस्तान का एक प्राचीन मंदिर है। तो ये 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ जी, उनका मंदिर है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए, यही वाला मैं कह रही थी। श्री उवसघर पार्श्व तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है दुर्ग। दुर्ग के कहाँ पे? नगपुरा में। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये 2015 का प्रश्न है। वर्तमान में इसका उत्तर गुंजी, दमोदरा, शक्ति जिला। ठीक है, ऋषभ तीर्थ जो है वो गुंजी या दमोदरा जिसको कहते हैं, गुंजी या दमोदरा जो शक्ति जिले में है, वहां स्थित है। अगला है, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्य स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, महाभारत काल में है ना, ऋषभ तीर्थ के बारे में, और ऋषभ देव जो थे है ना तीर्थंकर जैन धर्म के, उनके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है महाभारत में। छत्तीसगढ़ और जैन धर्म के स्मारकों को प्राचीन भंडार खालिस्तान में पाए जाते हैं।
तो जैन धर्म के स्मारक के प्राचीन भंडार सिरपुर में, मल्हार में, महेशपुर में और आरंग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा मल्हार, सिरपुर, महेशपुर और आरंग। चलिए अगला प्रश्न नहीं है, अगला प्रश्न समाप्त हो चुका है। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हम जैन धर्म के बाद जो भारतीय राजवंश हुआ करते थे जो छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने शासन काल जिनका रहा है थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी साथियों को परीक्षाओं की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।